everyone, my name is Kusum Tripathi and I welcome you in my channel. This is the third chapter of Living English that we are going to study. Before starting the poem, first see the scenery very carefully. The poem is completely based on the description of the scenery. Now we should start the explanation of the chapter. See, jagged mountains. Before starting the poem, I want to tell you one thing. As I have mentioned each and every line, you also note down all the word meanings and all the phrases in the chapter because it is very important and it is the easy and the convenient way to learn the word meanings to write always above the line. So let's start. Jagged mountain, peaks and skies ice green. मीन्स जो माउंटेन है, जो उसकी एज है, एज मतलब जो उसका शेप है वो किस प्रकार का है, जो पीक्स हैं उसके वो किस प्रकार के हैं. जैग्ड का मतलब होता है हैविंग अ शार्प एंड अनइवन एज. जो माउंटेन है, जो उसकी पीक्स है वो जो है शार्प है. शार्प मतलब आप समझते ही हो कि एकदम से शार्प होना, फाइन होना. और समवेयर, और कहीं कहीं अनइवन भी है. अनइवन का मतलब कहीं कहीं वो शार्प नहीं है, अनइवन है, स्मूथ नहीं है. एंड स्काईज आइस ग्रीन, और जो स्काई है वो कैसी दिखाई पड़ रही है, वो ग्रीन और वाइट दिखाई पड़ रही है. ग्रीन इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है वो एक जो वैली होती है, वैली आप लोग जानते हैं, घाटी. जो घाटी होती है, जब आप घाटी को ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ हरा हरा है. ठीक है. तो और जो आइस है, जो आइस के कारण जो स्काई है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ स्नो फॉलिंग हो चुकी है, चारों तरफ आइस बिखरी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो स्काई है वो भी वाइट हो गई है. वॉल इन द वाइल्ड. वॉल इन द वाइल्ड का मतलब है जो माउंटेन्स हैं वो उस ग्रीन वैली में वॉल की तरह से दिखाई पड़ रहे हैं. वाइल्ड वर्ड का यूज़ यहाँ पे इसलिए हुआ है. वाइल्ड मतलब है यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो एकदम से ग्रीन दिखाई पड़ रही हैं, और वाइल्ड होने का मतलब है कि जो चीज़ें हैं वो स्मूथ भी हैं और अनइवन भी हैं. कोल्ड सीन बिलो. चारों तरफ जो कोल्ड है मतलब इतना चिल कोल्ड है वहाँ पे स्नो फॉलिंग के कारण कि जो सब तरफ है एकदम से वाइटनेस फैली हुई है, और लोगों वहाँ पे जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ठंडा है. इसके अलावा देखिए आप पेंटिंग में क्या दिखाई दे रहा है. चर्च दिखाई दे रहा है. फार्म्स, फील्ड्स दिखाई पड़ रही हैं. बेयर कॉप्स का मतलब है जो जितने भी ट्रीज दिखाई पड़ रहे हैं, दीज ऑल द ट्रीज आर विदाउट लीव्स ड्यू टू द विंटर के कारण जो पेड़ हैं उनकी लीव्स गिरी हुई हैं, वो ड्रॉप हो चुकी हैं. इसलिए जो पेड़ हैं, जो भी छोटे बड़े जितने भी पेड़ हैं, या छोटा सा जो वो डेंस फॉरेस्ट दिखाई पड़ रहा है, उसकी जो है वो क्या है, बेयर कॉप्स है, उसमें पत्तियां नहीं हैं. द सी इन फ्रीजिंग क्वाइट ऑफ विंटर शो. और जो है ठंड के कारण जो सी है, समुद्र है, वो भी एकदम से फ्रीज हो गया है. ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंड के कारण वो भी जम गया है. और विंटर जब अपने डिस्क्रिप्शन को शो कर रहा है तो उसमें जो सी है वो भी जो है उस डिस्क्रिप्शन में अपना रोल जो है डिस्प्ले कर रहा है. नेक्स्ट है फिर लाइन, वेयर इंक ब्लैक शेप्स ऑन फील्ड्स इन फ्लड. और जब आप दूर से इस नज़ारे को देखते हैं, इस सीन को देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है वेयर इंक ब्लैक शेप्स. जो लोग बैठे हुए हैं वो किस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं, इंक ब्लैक शेप, जैसे लग रहा है चारों तरफ से इंक फैली हुई है. ऑन फील्ड्स इन फ्लड. और जो फील्ड्स है उस पे लोग जो है दूर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि लोग फैले हुए, जैसे इंक फैल जाती है वैसा ब्लैकिश जो है ब्लू कलर का सब कुछ दिखाई पड़ रहा है. और जैसे फ्लड में पानी, चारों तरफ पानी फैल जाता है, उसी प्रकार से लोग भी फैले हुए हैं. इसका मतलब है कि ड्यू टू विंटर द पीपल हैव कम आउट एंड दे आर फनिंग इन द विंटर सीजन. कर्लिंग, बच्चे गोल गोल खेल रहे हैं. स्केटिंग आप जानते हैं कि एक गेम का नेम है. एंड स्लाइडिंग जो बर्फ़ में ऊपर से नीचे की ओर हम स्लाइड करते हैं,
ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं। क्या क्या हो रही है? कर्लिंग हो रही है, स्केटिंग हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है। टू लेफ्ट, जब आप जो है इसी सीनरी के इस जो पेंटिंग है उसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? अ गेबल्ड टैबर्न। गेबल्ड टैबर्न का मतलब होता है इन हाउस। इन हाउस का मतलब होता है होटल, ठीक है। पहले ज़माने में जो सराय वगैरह रहती थी उनको इन हाउस बोला जाता था। अब ब्लेज, आपको वहाँ आप अगर उसमें पेंटिंग में देखेंगे तो आपको आग भी जली हुई दिखाई पड़ेगी, जहाँ पे पीजेंट्स बैठे हुए हैं। पीजेंट्स मतलब किसान। अ वॉचिंग चाइल्ड, एक आपको लड़का दिखाई, बच्चा दिखेगा जो उन लोगों को आग सेकते हुए देख रहा है। एंड लो, जो लो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ये अ वर्ड टू कॉल अटेंशन। जब हम किसी व्यक्ति का ध्यान खींच के अपनी ओर कुछ उसको बोलना या बताना चाहते हैं तो ये वर्ड यूज किया जाता है ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है। मफल्ड म्यूट बीनीथ नेकेड ट्रीज। अब जो पोएट है वो आपका अटेंशन, जो अपने ऑडियंस हैं, जो रीडर्स हैं, उसका अटेंशन वो कहाँ लेके जा रहा है? उन पेड़ों की तरफ ले जा रहा है। वो क्या बोला है? मफल्ड। मफल्ड का मतलब है जो पेड़ हैं, मफल्ड का मतलब होता है टू क्रिएट लेस नॉइज़। जो पेड़ हैं वो भी कम नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कम नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि पेड़ों पे पत्ते तो हैं ही नहीं। जब पेड़ों पे पत्ते नहीं हैं तो जिसके कारण जो पेड़ों से जो आवाज़ आती है हवा चलने के कारण वो लेसर हो गई है, वो कम हो गई है। म्यूट बीनीथ नेकेड ट्रीज, जो पेड़ हैं वो भी म्यूट हैं। म्यूट मतलब शांत हैं। बीनीथ नेकेड ट्रीज, वो जो नेकेड का मतलब आप जानते हो, नेकेड का मतलब होता है विदाउट यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पे नेकेड का मतलब है द ट्रीज विदाउट लीव्स, जो पेड़ हैं जिनमें पत्तियाँ नहीं हैं, ठीक है। इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन जो है पेड़ों का बताया गया है। नेक्स्ट लाइन है फिर, इन शार्प पर्सपेक्टिव सेट अ रो। इन शार्प पर्सपेक्टिव का मतलब है कि एक बड़े ही बिगर सेंस में अगर आप ध्यान से पोयम देखें, पेंटिंग को देखेंगे तो आपको उसमें कुछ हंटर्स दिखाई पड़ते हैं। उनको एक बड़े ही शार्प वे में रिप्रेजेंट किया गया है। सेटरो, उन्होंने एक लाइन बना के रखा हुआ है। लाइन वो मतलब लाइन से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रज हंट्समैन, ट्रज का मतलब होता है जो हंटर्स हैं वो स्लोली चल रहे हैं। हमको कैसे पता चल रहा है कि वो स्लो चल रहे हैं? क्योंकि जो उनकी गर्दनें हैं वो झुकी हुई हैं। सिनिस्टर स्पेयर्स, सिनिस्टर्स का मतलब होता है भयानक, स्पेयर्स का मतलब होता है भाले। असलेंट का मतलब होता है झुके हुए। जो उनके भयानक भाले हैं जिनसे वो शिकार करते हैं वो झुके हुए हैं। ये लाइन इस बात को एक्सप्रेस करती है कि जो हंटर्स हैं वो अपनी हंटिंग में सक्सेस नहीं हो पाए हैं। जो उनका गोल है, टारगेट है, वो हंटिंग नहीं कर पाए हैं, इसलिए जो उनके भयानक भाले हैं वो झुके हुए हैं। डॉग्स स्नफलिंग मीन्स जो डॉग्स हैं, जो उनकी सांसों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, जो उनकी ब्रेथ सुनाई पड़ रही है, वो कैसी है? वो भी हाँफ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भी जो है इस डिस्क्रिप्शन में को ऐड कर रहे हैं कि जो हंटर्स हैं वो अपना शिकार नहीं कर पाए, जो डॉग्स हैं वो उनकी प्रॉपर हेल्प नहीं कर पाए, इसलिए वो भी हाँफ रहे हैं। दे आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। और हम ये भी मान सकते हैं कि उनको बहुत टाइम से कुछ खाने को नहीं मिला और काफ़ी दूर से वो चलते हुए आ रहे हैं तो उनकी ब्रेथ की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। बिहाइंड देम इन द स्नो, और वो जो डॉग्स की रो है वो भी जो है वो जो हंटर्स मैन हैं उनके वो पीछे पीछे रो में वो चलते हुए चले आ रहे हैं। एंड एरो लाइक लीन अथवर्ड द एयर, और एक एरो के शेप में, लीन मतलब दुबला पतला, एक अथवर्ड अथवर्ड जो है ओल्ड वर्ड है एक, जिसका मतलब होता है अक्रॉस, इस पार से उस पार। इन द एयर सूप्स इनटू स्पेस अक्रो, और एक जो है बो के जो है डायरेक्शन में जो है एक जो क्रो है बहुत ही रेड, मतलब जो एक वो रेड मारता है। रेड का मतलब होता है एक शार्प अटेम्प्ट लेता है, बहुत तेज़ी से वो एक एरो के डायरेक्शन में या एरो के शेप में वो नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो ये जो है पूरी की पूरी जो लाइंस हैं वो इस पोइट्री को डिस्क्राइब करती हैं इस पेंटिंग्स को देख के। तो इस पेंटिंग को देखने के बाद ध्यान से फिर आप इस जब लाइन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको मालूम ही है कि जो पोएम है वो वृगल्स विंटर है, ये वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखी थी, और उन्होंने जो अपनी इमेजिनेशन है उसको जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देती हूँ जिससे आप, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ कि अगर टीचर्स देख रहे हैं
तो प्लीज़ बच्चों को इसी तरीके से करवाया करें, क्योंकि अगर हम लाइन के ऊपर लिख के बच्चों को करवाते हैं तो वो बच्चे जब ये रिवीजन करते हैं तो बच्चों को ध्यान में रहता है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, विजिबल होगा। ठीक, नेक्स्ट आप देख लीजिए, मैं ये पेज आप पॉज करके देख लीजिएगा। ये वाली भी आप एक्सरसाइज करा दीजिएगा। मैंने इसको भी कंप्लीट कर दिया है। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने बेसिक ग्रामर के ऊपर कई वीडियोस डाले हैं और वो टीचर्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हैं, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं और उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पूरे वीडियो को इस प्रकार से प्लान किया है कि आपका एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों कवर हो, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश की कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए आप जो है, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरी कंसेप्ट की डीलिंग, आप मेरे और वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।